है एग्ज़ैक्टली क्या? यही तो बात है हमारे बट यहाँ प्रॉफ़ेट के मोहम्मद लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बोला था कि उन्होंने कब वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे दीगर रिलिजन्स के लोग थे, तो उन्होंने कब बाकी लोगों के साथ ज़ुल्म-ज़्यादती की थी। उन्होंने इस्लाम फैलाया था, उन्होंने अमन से इस्लाम फैलाया था। तो किसी पे ज़बरदस्ती, किसी पे ज़बरदस्ती वो लॉ इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक दिस इज़ अगेंस्ट द इस्लाम एंड दिस एग्ज़ैक्टली, इज़ नॉट इस्लाम। दिस इज़ कॉल्ड टेररिज्म, दिस एग्ज़ैक्टली, इज़ कॉल्ड दहशतगर्दी जो आप अपनी कंट्री में फैला रहे हो। ऑल आई कैन से कि बस रिलिजन को मद्देनज़र मत रखो। कहते हैं ना कि एक मुसलमान का रवैया ऐसा होना चाहिए कि दूसरे रिलिजन के बंदे जो है ना वो खुद आपसे मुतासिर होने चाहिए। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, थोपा गया है कि हर एक कश्मीरी को जो है हिजाब पहन के ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो आप मुझे बोलो भाई ये कौन-सी सेक्युलरिज़्म है, ये कौन-सा डेवलपमेंट है और ये कौन-सी डेमोक्रेसी है कंट्री में? क्या इन चीज़ों से अगर रिलिजन को मद्देनज़र रखेंगे, अगर एक इस्लामोफिलिक सोसाइटी वो होगी, जहाँ पे सिर्फ़ इस्लाम ही इस्लाम बाकी रिलिजन के लोग तो इंसान है ही नहीं, हिंदू तो इंसान है ही नहीं, सिख तो इंसान है ही नहीं। अगर ऐसी सोसाइटी में, अगर ऐसी कंज़र्वेटिव सोसाइटी में हम रहेंगे, तो क्या ही वो कंट्री क्या ही तरक्की करेगी। तो अगर आप किसी इंसान पे ऐसे लॉज़ थोप रहे हो, तो उनकी आज़ादी कहाँ गई, उनके जीने का फ्रीडम कहाँ गया, उनका यू नो राइट टू स्पीच वहाँ पे जो है लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इंडिया ने रिलिजन पे ध्यान दिया होता तो शायद ही हमारी कंट्री इतना आगे नहीं होती। तो हम अपने पॉलिटिशियंस को, हम अपने सियासतदानों को सलाम करना चाहेंगे कि जिन्होंने जो है हमारी कंट्री को भरपूर तरीके से जो है चलाया, हमारी कंट्री को बिना किसी रिलिजियस मेजॉरिटी के होते हुए नज़र में रख के जो है उन्होंने कंट्री को चलाया। उन्होंने बस कंट्री की बहबूद के लिए काम किया। उन्होंने हर एक देशवासी के लिए सेम रूल्स रखे, हर एक रिलिजन के बंदों के लिए सेम रूल्स रखे, जैसे कि बाकी लोगों के लिए है, जैसे कि एक हिंदू के लिए है, एक मुस्लिम के लिए है, एक सिख के लिए है, एक ईसाई के लिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स इस वक़्त हमारे साथ कश्मीर से फ़ाइका ने जॉइन किया है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फ़ाइका, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Nimra, for inviting me, and Assalamu alaikum to everyone who are watching us. वालेकुम अस्सलाम। और फ़ाइका, चूँकि आप कश्मीर से हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक कश्मीर से रिलेटेड नहीं बल्कि लद्दाख से रिलेटेड है। लद्दाख में इस वक़्त बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है। चूँकि लद्दाख के सैकड़ों पहाड़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊँचे हैं, वहाँ पर इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा मसले-मसाइल रहते थे। बच्चों को बहुत से मसले-मसाइल फ़ेस करने को मिलते थे, इंटरनेट सही से नहीं आता था। तो वहाँ पर अब एक बहुत ही कमाल की वायरलेस ऑप्टिक टेक्नोलॉजी जो है, लाइ-फाई 5G Right, right. लेज़र टेक्नोलॉजी वहाँ पर लॉन्च की गई है, जिसके लिए स्पेशल किस्म की बैटरी की भी ज़रूरत थी। वहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद उसको डिज़ाइन किया, उसको लॉन्च किया, उसको लगाया और अब वहाँ का अब तक का सबसे कमाल का इंटरनेट जिसकी स्पीड है 10 जीबीपीएस वो चल रहा है वहाँ पर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहाड़ी इलाके में इतनी कमाल की इंटरनेट फैसिलिटी, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए आपने सिर्फ इस टाइम पे जो है आपने एक बात छेड़ी यहाँ पे कि इस टाइम कश्मीर का मसला नहीं है, लद्दाख का मसला है। तो आपको मैं बोलना चाहूँगी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर जो है एक ही यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हम एक हुँ, इंडिया के देशवासी हैं, तो हम एक ही कंट्री में रहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि हम अलग हैं। हम सब अगर अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं लेकिन हम एकजुट हैं। सेकंड थिंग, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो जैसा अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, चाहे इंडिया इकोनॉमी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से या किसी भी चीज के हवाले से। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी, लाइ-फाई की टेक्नोलॉजी जो है लद्दाख में होस्ट की, तो इस बारे में क्या ही कहना चाहेंगे। चूँकि लद्दाख अगर आपको पता हो तो लद्दाख एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जहाँ पे जो है एक पहाड़ी इलाका है। यूँ ही अगर लद्दाख के पास एरियाज़ की भी बात करें तो कई सालों में प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था कि वहाँ पे प्लेन एरियाज़ भी जो थे ना, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम होती थी, नेटवर्क नहीं हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन हुँ। पिछले कई सालों से जब इंडिया तरक्की करता हुआ नज़र आया, तो वहाँ पे आपने बहुत ही हैरत अंगेज़ बात है कि एक हाई ऑल्टीट्यूड पहाड़ पे
देखिए, अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में ये पहाड़ जो है 600 से 800 फुट यानी ऊँचा है। तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे ना सिर्फ़ इंटरनेट कनेक्टिविटी तो दूर की बात है, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाती थी फ़ोन यूज़ करने में। तो जिस तरीके से जिस प्रकार की वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी लाई गई है, जो कि अहमदाबाद, गुजरात की कंपनी ने वहाँ पे जो है, वो एक टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद जो है वहाँ पे एक स्मॉल स्कूल जो है वहाँ के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी चूँकि प्रैक्टिकल्स करने होते थे, चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी स्कूल के दौरान। तो उन्होंने वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की जो सोलर लाइट्स है, जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ पे जो दिक्कत रहती है हुँ। इलेक्ट्रिसिटी की भी, तो उन्होंने वहाँ पे किस प्रकार से आप देखिए इंडिया में एजुकेशन कैसी है, मैं हैरान कुन बात ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने वो बैटरियाँ खुद जो है एस्टैब्लिश की है, वो खुद वहाँ पे जो है किस प्रकार से उन्होंने वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाई है और उसके बाद जो है एलईडी, सोलर लाइट्स वगैरह का इस्तेमाल करके जो है, वहाँ पे रखी जाती है, जो कि सूरज की किरणों से जो है वहाँ पे बैटरी बाज़ाब्ता उसकी चार्ज होती है और सोलर एक डिवाइस वहाँ पे जो है एक ऑप्टिकल डिवाइस वहाँ पे रखी गई है, एक ऑप्टिकल टूल वहाँ पे जो है रखा गया है, किस प्रकार से जो है वहाँ पे यानी कि लाइ-फाई की जो है 5G कनेक्टिविटी नॉट अ जोक जिस प्रकार से मैं इस टेक्नोलॉजी को देखती हूँ, तो काफ़ी काबिल-ज़िक्र है और एज़ अ देशवासी, एज़ अ कश्मीरी जब मैं हर एक शोबे में इंडिया को तरक्की करते हुए नज़र आती है, तो डेवलपमेंट होती है, एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर होता है, हमारे बच्चों के लिए सहूलियत होती है और ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको पिछले डिबेट्स में भी बोला है कि इंडिया न सिर्फ बोलता है बल्कि करके भी दिखाता है। आपने देखा होगा कि जब ऐसी-ऐसी डेवलपमेंट्स आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है ग्रो करता है, हमारे बच्चे ग्रो करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारी कंट्री में जो आने वाले समय में हमें ही फ़ायदा देती है और उन्हीं सोसाइटी से जैसे कि रिमोट एरियाज़ पे भी फ़ोकस रहता है, सेंट्रल कश्मीर पे भी फ़ोकस रहता है, सेंट्रल एरियाज़ पे भी फ़ोकस रहता है, सॉरी। तो ज़ाहिर-सी बात है धीरे-धीरे जो है हर एक यू नो ऐसा नहीं है कि रिमोट एरिया है तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। वहाँ पे भी भरपूर काम किया जा रहा है एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल आई एप्रिशिएट माय इंडियन गवर्नमेंट कि जिन्होंने ऐसे-ऐसे स्टेप्स लिए हैं रिमोट एरियाज़ पे भी और रिमोट एरियाज़ पे जो है स्मूथली जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी किस प्रकार से जो है जब वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है जो कि 700 से 800 फुट यानी ऊँचा पहाड़ है, जब वहाँ पे ऐसा हो सकता है तो ज़ाहिर-सी बात है आप देखिए प्लेन एरियाज़ में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई होगी। अच्छा फ़ाइका हम लोगों ने तो जब भी सुना था टावर्स के बारे में सुना था कि इतने बड़े-बड़े टावर्स जो हैं वो इंडिया में लगाए जा रहे हैं या पहाड़ी इलाकों में लगाए जा रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत यूनिक किस्म की टेक्नोलॉजी है और पहली बार ऐसा सुनने को मिला है कि एक ऑप्टिक वायरलेस लेज़र 5G टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च की गई है, लगाई गई है किसी पहाड़ी इलाके में। अगर मैं कश्मीर के बारे में आपसे पूछूँ तो वहाँ पर इंटरनेट का क्या आलम है, क्या स्पीड है वहाँ पर या कितने वहाँ पर टावर्स वग़ैरह हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि टॉवर्स जो है नो डाउट टॉवर्स होते थे, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इंडिया में कश्मीर एक पहली स्टेट थी जहाँ पे 5G इंटरनेट जो है लॉन्च किया गया था। आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, शायद आपने देखा भी होगा पिछले इंटरव्यूज़ में। तो यहाँ पे भी इंटरनेट बहुत ही स्मूथली चल रहा है जैसे कि आपने ही आपको इन्फॉर्मेशन है कि लाइ-फाई टेक्नोलॉजी जब पहाड़ पे इंट्रोड्यूस हो सकती है, जब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे उन चीज़ों पे जो है, उन जगहों पे ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है जहाँ पे जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई नामो-निशान नहीं था पिछले ज़माने में, यानी कि हुँ। डेवलपमेंट हो रही है। तो सेम अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर एक पहली स्टेट थी इंडिया की जहाँ पे पहली बार जो है 5G इंटरनेट लॉन्च किया गया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी दावा किया है कि आने वाले अगले सालों में जो है वो 8G भी कश्मीर में जो है लॉन्च करेंगे जिस प्रकार से यहाँ पे मेरी क्लियर इंटरनेट मैं भी यहाँ पे जो है इंटरनेट पे ही आपसे बात कर रही हूँ। तो आपकी मेरी इंटरनेट क्लैरिटी देख के आपको भी अंदाज़ा हो ही गया होगा कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है इंटरनेट चल रहा है और यहाँ पे किस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपने सुना, आपने इमार का सुना, आपने G20 का सुना, आपने स्मार्ट सिटी का सुना और आपने यही लाइ-फाई टेक्नोलॉजी का सुना जो कि लद्दाख के हायर ऑल्टीट्यूड एरिया में जो है लॉन्च हुई है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको भी किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी।
अच्छा फ़ाइका, अगर हम आज़ाद कश्मीर, हमारे अपने वाले कश्मीर की बात करते हैं, तो वहाँ पर 4G भी बड़ी अड़-अड़ के आती है। इवन जब हम विज़िट के लिए गए थे, वहाँ पर तो हमें बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी जब हमने इंटरनेट वग़ैरह यूज़ करना होता था, जब हमने घर बात करनी होती थी, सिम के सिग्नल्स भी नहीं आते थे। इंटरनेट के तो अब ज़ाहिर है सिम के नहीं आएँगे, तो फिर इंटरनेट के कैसे आएँगे? तो फिर वहाँ की एक स्पेशल आर्मी की सिम थी, एसकॉम के नाम से, जहाँ पर 4G चलता था, बट उस 4G में भी ग्लिच आता था। हमें मतलब इस तरह की परेशानियाँ जो थी वो फेस करने को मिली थी। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि आप लोग वहाँ पर 5G यूज़ कर रहे हो, जिस जिस तरह से आपने मुझे इंटरनेट क्लैरिटी के बारे में बताया, स्कीम्स के बारे में बताया, तो अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, तो ये हालात सुनते हुए क्या कहना चाहेंगी आप जम्मू कश्मीर के बारे में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है? देखिए, सबसे पहले मैं बार-बार ही दोहराती हूँ कि उन बेचारों का नसीब ही खराब है जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से जो है, जिस प्रकार की वहाँ पे सिचुएशन है, जिस प्रकार के वहाँ पे सिनेरियो है, इट इज़ बिकॉज़ कि उन्होंने कभी खुद पे ध्यान दिया ही नहीं है, उन्होंने हमेशा कश्मीर को ही छेड़ा है, उन्होंने हमेशा इंडिया को ही छेड़ा है, उन्होंने हमेशा अपनी नेबरिंग कंट्री को टारगेट किया है, दैट इज़ व्हाई पाकिस्तान में ऐसा सिनेरियो है। पाकिस्तान की अगर किसी भी जगह की बात करें तो वहाँ पे 4G क्या, वहाँ पे ठीक से इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, जैसा कि अगर देखा जाए हर चीज़ में वो पीछे है, इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में वो पीछे है, आप ही से मुझे जानने को मिला। काफ़ी दिक्कत है वहाँ पे लोगों को, इट इज़ बिकॉज़ कि उनकी जो गवर्नमेंट है, मैं यही बोलना चाहूँगी, उनके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनकी जितनी भी गवर्नमेंट है, उन्होंने बस अवाम का पैसा हड़पाया, उन्होंने बस पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा किया, उन्होंने बस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया है, उनके राइट्स पे, उनकी टेक्नोलॉजी पे, उनकी डेवलपमेंट पे कोई भी काम नहीं हुआ। आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान के मैक्सिमम पॉलिटिशियंस जो है, नवाज़ शरीफ जैसे इंसान जिन्होंने पाकिस्तान की जो है वो लूट की है उन्होंने इकॉनमी, तब जाके उन्होंने फॉरेन में अपने घर लिए हैं, इंग्लैंड में, किसी ने यूएस में जो है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा हड़प के जो है उन्होंने बाहर बैरूनी मुल्कों में जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ ली है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आपकी कंट्री को ऐसे पॉलिटिशियंस मिलेंगे, जब आपकी कंट्री को ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, तो आपकी कंट्री क्या ही तरक्की करेगी। वहाँ पे तो 5G का भी कॉन्सेप्ट, 4G का छोड़ो, आपने खुद ही बोला कि 4G भी वहाँ पे था ही नहीं, तो 5G का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इट इज़ बिकॉज़ क्या आपकी सारी गवर्नमेंट गलत है, आपके पॉलिटिशियंस गलत है, आपके ब्यूरोक्रेट्स गलत है। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ देम ओनली कि पाकिस्तान इतना पीछे है। ये भी एक रीज़न है कि एक तो लूट-खसूट वहाँ पे आम है, वहाँ पे कोई बात करने वाला ही नहीं है, वहाँ पे उनके अवाम के मसले नहीं सुने जाते हैं, वहाँ पे उनके लोगों के मसले नहीं सुने जाते, उनके राइट्स पे काम नहीं किया जाता, उनके राइट्स को दबाया जाता है। एक इंटरव्यू में मैं अभी-अभी आप ही की एक एंकर से बात कर रही थी, तो उनसे मुझे ये भी जानने को मिला कि वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, थोपा गया है कि हर एक कश्मीरी को जो है हिजाब पहन के ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना होगा। तो आप मुझे बोलो भाई, ये कौन-सी सेक्युलरिज़्म है, ये कौन-सा डेवलपमेंट है और ये कौन-सी डेमोक्रेसी है कंट्री में? क्या इन चीज़ों से, अगर रिलिजन को मद्देनज़र रखेंगे, अगर एक इस्लामोफिलिक सोसाइटी वो होगी जहाँ पे सिर्फ़ इस्लाम ही इस्लाम, बाकी रिलिजन के लोग तो इंसान है ही नहीं, हिंदू तो इंसान है ही नहीं, सिख तो इंसान है ही नहीं। अगर ऐसी सोसाइटी में, अगर ऐसी कंज़र्वेटिव सोसाइटी में हम रहेंगे, तो क्या ही वो कंट्री क्या ही तरक्की करेगी। तो अगर आप किसी इंसान पे ऐसे लॉज़ थोप रहे हो, तो उनकी आज़ादी कहाँ गई, उनके जीने का फ्रीडम कहाँ गया, उनका यू नो राइट टू स्पीच, वहाँ पे जो है लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, दैट इज़ व्हाई हर चीज़ में पाकिस्तान पीछे है, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी पे, हर चीज़ में पीछे है। तो मैं लाइक अपने आप ये कहना चाह पाकिस्तान रही हो ऑक्यू कि क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग भी बसते हैं, चूँकि माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, तो वो इसी हुँ। वजह से हो रही हैं क्योंकि उनके लिए लॉ नहीं बनाए जा रहे। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हर कम्युनिटी के लोगों के लिए उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो लॉ पास हो या वो स्कीम बनाई जाए जो हर किसी के लिए जो है वो कंफर्टेबल हो? देखिए, इंडिया में भी बहुत सारे रिलिजन्स के लोग रहते हैं। यहाँ पे सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है। लेकिन यहाँ पे लॉज़ हर किसी के लिए एक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी के लिए एक ही फ्रेम किया गया है। तो सेम पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज़ वहाँ पे पहला ही टारगेट आप लोगों का रिलिजन होता है कि नहीं यार, ये तो मुस्लिम कंट्री है, मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है बस, बाकी चाहे बाढ़ में। दैट इज़ व्हाई वहाँ पे बेचारे लोगों के साथ ज़ुल्म हो रहा है। वहाँ पे तो ख़ैर मुसलमानों के साथ भी ज़ुल्म हो रहा है। अब क्या मैं दूसरे रिलिजन्स का बोलूँ। लेकिन एक एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप अपनी कंट्री को
डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहे हो, तो वहाँ पे कास्ट, कलर, क्रीड, रिलिजन को, सेक्स वगैरह को साइड में रख के ही जो है बाकी चीज़ें करनी चाहिए। वहाँ पे कंट्री की फलाह व बहबूद का सोचना है, ना कि रिलिजन का सोचना है। तो ऑल आई कैन से कि अगर एक इंसान अपनी, मैं भी मुस्लिम हूँ, मुझे जब चाहे मर्ज़ी होती है मैं हिजाब करती हूँ, जब चाहे मर्ज़ी होती है मैं हिजाब नहीं करती हूँ। नो वन इज़ गोइंग टू यू नो थोप वो मुझ पे लॉ नहीं थोप सकता है कि यार तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम ये करो, तुम वो करो, बिकॉज़ मैं अपने हिसाब से जीती हूँ और हर एक इंसान को राइट है कि वो अपने हिसाब से जिए। तो अगर एक मुस्लिम चाहेगा कि वो हिजाब करेगा, तो ये कौन-सा लॉ है कि आप हर किसी को बोलो कि नहीं यार, इस्लाम में ऐसा कहाँ है? ऐसा तो किसी रिलिजन में है ही नहीं, ऐसा तो सिखिज़्म में नहीं है, ऐसा तो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, ऐसा तो इस्लाम में नहीं है। तो आई थिंक लॉ सबके लिए एक होने चाहिए, ज़ोर-ज़बरदस्ती ये तो नहीं है नहीं कि है इस्लाम में बिल्कुल भी। तो ज़ोर-ज़बरदस्ती जब इस्लाम में नहीं है, तो पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लॉज़ क्यों बनाए जाते हैं कि हर किसी पे थोपा जाता है। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तो एक हिंदू भी रहता होगा, तो उसके लिए तो डिफ़िकल्ट होगा कि वो हिजाब कर पाए। तो ऑल आई कैन से कि आपकी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गलत है। आपकी कंट्री में जो लॉज़ इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ना, जो थोपे जा रहे हैं, इट सीम्स लाइक देयर इज़ अ मोनार्कियल रूल। तो वैसे डेमोक्रेसी तो नाम की ही है वहाँ पे कौन-सी डेमोक्रेसी है? वहाँ पे बस मोनार्कियल रूल चलता है, तो क्या ही बोल सकते हैं, सिनेरियो बहुत खराब है। बस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ऑलवेज़ ट्राई टू फाइंड सम वेज़ अपने अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ो। बस आप लोग ये मत सोचो कि आज नहीं, आपके रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स आएँगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएँगी, लेकिन अपने हकूक, अपने राइट्स के लिए भरपूर लड़ो और डेमोक्रेसी वाक़ई में आप देख लो क्या आपकी कंट्री में, क्या पाकिस्तान आपको डेमोक्रेसी दे रहा है कि नहीं। वैसे वहाँ के बहुत सारे वीडियोज़ हैं बलूचिस्तान से, गिलगित से और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिस तरीके से वहाँ पे ज़ुल्म ज़्यादती हो रही थी लोगों से, तो वो क्लियरली बोल रहे थे कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इट इज़ बिकॉज़ कि उनको पता है कि इंडिया कितना ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो नतीजा उनके सामने है, नॉट ओनली पाकिस्तान के सामने बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन कश्मीर में, इंडिया के हर एक स्टेट में हर प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है। नॉट ओनली इन कश्मीर, हर स्टेट पे इक्वली ध्यान दिया जा रहा है, हर स्टेट पे, हर यूनियन टेरिटरी पे इक्वली ध्यान दिया जा रहा है। और लोगों के जितने भी राइट्स हैं, वो फुलफिल किए जा रहे हैं। लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, कंट्री की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जा रहा है, नॉट कि रिलिजन को मद्देनज़र रख के। अगर इंडिया ने रिलिजन पे ध्यान दिया होता, तो शायद ही हमारी कंट्री इतना आगे नहीं होती। तो हम अपने पॉलिटिशियंस को, हम अपने सियासतदानों को सलाम करना चाहेंगे कि जिन्होंने जो है, हमारी कंट्री को भरपूर तरीके से जो है चलाया, हमारी कंट्री को बिना किसी रिलीजियस मेजॉरिटी के होते हुए नज़र में रख के जो है उन्होंने कंट्री को चलाया। उन्होंने बस कंट्री की फलाह बहबूद के लिए काम किया। उन्होंने हर एक देशवासी के लिए सेम रूल्स रखे, हर एक रिलिजन के बंदों के लिए सेम रूल्स रखे, जैसे कि बाकी लोगों के लिए है, जैसे कि एक हिंदू के लिए है, एक मुस्लिम के लिए है, एक सिख के लिए है, एक ईसाई के लिए है, तो सेम रूल्स हर एक को ओबे करने हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन आवर कंट्री एंड वी रियली सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर पॉलिटिशियंस जिन्होंने ऐसे लॉज़ कायम किए हैं हमारी कंट्री में। अच्छा फ़ायका, चूँकि यहाँ बात हो रही है इंटरनेट की, तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी कि कश्मीर में 5G चल रहा है चूँकि, तो क्या यहाँ पर पैकेजेज़ है महीने में आपको कितना पे करना पड़ता है इंटरनेट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए? देखिए पैकेजेस तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि अगर मंथली बात की जाए तो 291 आप फॉर एग्जांपल मंथली पैकेज के हिसाब से बात करें तो अगर आपको अनलिमिटेड कॉल्स प्लस इंटरनेट या फिर मैसेज वगैरह का तो 1 मंथ का आपको 5G 299 5G वाई-फाई वगैरह जो लगा होता है उसका बिल कितना पे करते हो आप वहाँ पर? मैं ये पूछना चाह रही थी बिकॉज़ मैंने जितने भी 500 कश्मीरियों से बात की है ना, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है वीडियो में, लाइक इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं इसी चीज़ का कंपैरिज़न करना चाह रही थी पाकिस्तान के साथ। देखिए, अगर हम 5G की बात करें तो ओवरऑल हमें 300 भी मंथली पे करना होता है, 299, 199 और डेटा बूस्टर पैक्स जो आते हैं वो ₹25 के आते हैं, वो 30 ₹30 के आते हैं
या फिर ऐसे-ऐसे ही जो यानी कि 2 जीबी, 6 जीबी, 5 जीबी ऐसे-ऐसे वो जो कि डेली बेसिस के आते हैं। लेकिन अगर हम मंथली बेसिस के होते हैं, तो वो 299 भी आते हैं, 300 भी आते हैं या फिर 3 मंथ्स का पैकेज भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है। तो सेम इज़ द केस विद वाई-फाई। वाई-फाई में अगर हम 1 मंथ का लेते हैं तो 500, 600, 3 मंथ्स का लेते हैं तो 1000 या फिर 900 ऐसे-ऐसे आता है। जैसे कि अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में महँगाई पीक पे है तो वहाँ पे ओवरऑल आप लोगों को दिक्कत होती होगी। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल ठीक है, इंटरनेट क्लैरिटी भी बेस्ट है और स्पीड भी ठीक है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। ओके, फ़ाइका एक आखिरी क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि अभी तो हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाके तो काफ़ी दूर की बात है, कश्मीर तो काफ़ी दूर की बात है, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें यहाँ पर भी आपको तो बेहतर पता होगा बिकॉज़ आप काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यूज़ करती हैं, हमारे इंटरनेट की क्लैरिटी कितनी होती है, कितनी दिक्कत आती है बीच में, कभी वीडियो ब्लर हो जाती है, कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वाई-फाई भी उस तरीके से काम नहीं करता। अगर हम पैकेजेज़ की बात करते हैं, मोबाइल डाटा की बात करते हैं, तो वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लिच आता है। तो क्या कहोगे कि किस तरीके से पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं? लाइक इंडिया हम लोग किस तरह से तरक्की कर सकते हैं? आपकी नज़र में आप क्या कहेंगी? देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान का इस टाइम पे सिनेरियो है, ऑल आई कैन से कि पाकिस्तान को अपने डेवलपमेंटल फीचर्स पे ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान को उन चीज़ों पे काम करना चाहिए, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको अभी मैंने ये चीज़ सुनी तो मुझे शॉक लगा कि ऐसे कैसे ही कोई भी लॉ जो है इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस्लाम को, रिलिजन को साइड में रख के ही अगर आप अपनी कंट्री की फलाह व बहबूद के लिए काम करोगे, इसी इंटरनेट कनेक्टिविटी पे काम करो। देखिए अगर आप लोगों ने मुसलमानों के लिए ये कि तो फिर आप लोगों के दिमागों में भी ये फिर इस्लाम में मुझे बताइए आप ये कहाँ पे लिखा है कि आप दूसरे रिलिजन के लोगों के साथ ज़ुल्म-ज़्यादती कर सकते हैं? इस्लाम में ऐसा है एग्ज़ैक्टली क्या? यही तो बात है हमारे बट यहाँ प्रॉफेट के मोहम्मद लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब बोला था कि उन्होंने कब वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे दीगर रिलिजन्स के लोग थे, तो उन्होंने कब बाकी लोगों के साथ ज़ुल्म-ज़्यादती की थी। उन्होंने इस्लाम फैलाया था, उन्होंने अमन से इस्लाम फैलाया था। तो किसी पे ज़बरदस्ती, किसी पे ज़बरदस्ती वो लॉ इम्प्लीमेंट करना आई थिंक दिस इज़ अगेंस्ट द इस्लाम एंड दिस एग्ज़ैक्टली, इज़ नॉट इस्लाम। दिस इज़ कॉल्ड टेररिज्म, दिस एग्ज़ैक्टली। इज़ कॉल्ड दहशतगर्दी जो आप अपनी कंट्री में फैला रहे हो। ऑल आई कैन से कि बस रिलिजन को मद्देनज़र मत रखो। कहते हैं ना कि एक मुसलमान का रवैया ऐसा होना चाहिए कि दूसरे रिलिजन के बंदे जो है ना वो खुद आपसे मुतासिर होने चाहिए। ये इस्लाम है ही नहीं जो पाकिस्तान फैला रहा है, ये बस डिप्लोमेसी है, ये बस वो प्रोपेगेंडेज़ है जो आम तौर पर अपनी कंट्री में भी अपनी कंट्री को आपके पॉलिटिशियंस नहीं बख्श रहा है। दैट इज़ व्हाई उनका ये हाल है, दैट इज़ व्हाई आप देख रहे हैं हर किसी चीज़ में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, हर किसी चीज़ में पाकिस्तान पीछे चला जा रहा है और अगर यही चलता रहा ना तो पाकिस्तान एक ना एक दिन नेस्तनाबूद हो जाएगा, एक दिन बर्बाद हो जाएगा क्योंकि इन्हीं गलतियों की वजह से जो पाकिस्तान करता आ रहा है पिछले ज़माने से बस इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम या रिलिजन को साइड में रखो। अगर आप लोग डेमोक्रेसी का दावा कर रहे हो तो वाक़ई में डेमोक्रेसी दिखाओ, मोनार्कियल रूल मत दिखाओ। आप लोगों ने बाकी रिलिजन्स के लोगों का जीना हराम कर दिया है। बाकी रिलिजन्स के क्या, अपने रिलिजन के लोगों का। अब आप देख सकते हो आप मुस्लिम्स भी वहाँ पे क्लियरली अब तंग आ चुके हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जिस प्रकार से वहाँ पे महँगाई है, रमज़ान के महीने में आप इतना मुसलमानों का दावा करते रहते हो तो कहाँ है उस टाइम पे कहाँ थे आप? रमज़ान के महीने में भी आपने देखो सब्जियाँ कितनी महँगी थी, तो एक जो गरीब इंसान था वो नहीं कर पा रहा था अफ़ोर्ड। वहाँ पे किस प्रकार से उनको मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी, ये सिर्फ़ वही जानते होंगे। तो लोग इस चीज़ से जो है काफ़ी तंग आ गए थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और हर रोज़ वहाँ पे वीडियोज़ वायरल हो रही है थी कि वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को सलाम कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी कंट्री में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। आने वाले सालों में पाकिस्तान तेज़ी से गिरेगा। तो बस यही मैसेज है कि बस रिलिजन को साइड में रखो और अपनी कंट्री की फलाह-बहबूद के लिए काम करो। डेमोक्रेसी अगर बोल रहे हो, आप लोग अगर बोल रहे हो, सेक्युलरिज़्म का दावा कर रहे हो, तो वाक़ई में डेमोक्रेसी दिखाओ। मोनार्कियल रूल मत थोपो और इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है, प्लीज़ इस्लाम को बदनाम मत करो। बिल्कुल ऐसा आप ही लोगों की वजह से बिल्कुल। शायद ही इस्लाम को टेररिज़्म
का नाम दिया जा रहा है। आप ही लोगों की वजह से शायद मुसलमानों को जो है बाकी मुसलमानों को टैग दिया जाता है एक ये यार ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इट इज़ बिकॉज़ कि अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो ज़ाहिर-सी बात है जो दूसरे रिलिजन्स के लोग हैं वो क्या समझेंगे? वो तो शायद यही समझेंगे कि यार इस्लाम शायद ऐसा इस्लाम में कोई बंदिशें नहीं है। इस्लाम इज़ द रिलिजन ऑफ पीस। बस जिस प्रकार से आप इस्लाम को नो डाउट। टारगेट कर रहे हो, इस्लाम को आगे दे रहे हो, कितनी गलत चीज़ें आप कर रहे हो, वो गलत है। वो टोटल गलत है पाकिस्तान में और शायद यही डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान में। पाकिस्तान हर किस्म की वो डिप्लोमेसी चला है। डिप्लोमेसी उसको नहीं बोलेंगे, उसको प्रोपेगेंडा बोलेंगे। तो ऑल आई कैन से प्रोपेगेंडास बंद करो अपनी कंट्री में भी और दूसरों की कंट्री में भी ताक-झाक करने से बेहतर है अपनी कंट्री पे ध्यान दो, तब जाके ही आपकी कंट्री आगे ग्रो कर सकती है। बिल्कुल, नो डाउट इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि इस तरह के रूल्स होने चाहिए, इस तरह के जो स्कीम्स हैं वो पास होनी चाहिए जो हर किसी के लिए कंफर्टेबल हो, हर रिलीजन के लिए कंफर्टेबल हो और हर कोई जो है वो उस पर अमल दरामद कर सके, ना कि ये कि किसी एक ही रिलीजन को टारगेट किया जाए और सब पर वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, 100% एग्री करती हूँ। तो फाइका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत डिटेल में आपसे बात हुई, बहुत अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने सामने रखे। तो एक दफ़ा फिर से थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ-साथ प्रोग्राम को एंड करना चाहूँगी और दोबारा फिर से धन्यवाद। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच निम्रा।